फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने करंट नाम के चैप्टर के 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 11 लेक्चर की ओर मूव कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, ये जो वीडियो है वो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स और 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम स्टार्टिंग 10th क्लास के बेसिक से करने वाले हैं और जो सवाल 12th क्लास में है थोड़ा बहुत बस अंतर है, बाकी सारे सवाल हमारे 10th क्लास से रिलेटेड हैं। ठीक है ना। जिस बच्चे ने अभी तक के 10 लेक्चर अपने करंट के नहीं किए हैं वो जा करके अपने 10 लेक्चर्स कर ले, 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स। लेकिन ये 10th वालों के लिए केवल और केवल दिस वीडियो इज स्पेसिफाइड, और जो वीडियोस और भी स्पेसिफाइड होंगी मैं उन्हें सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले आज हम करंट के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है या फिर जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। हालांकि 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता है और 12th क्लास में क्या होता है कि कभी कभी इसके दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बेसिक बेसिक सवाल करते हैं। तो चलिए, हमारे पास क्या है कि सर्किट को तो आप जानते ही होंगे। करंट में एक ऐसी सर्किट क्लोज सर्किट जिसमें हमारे पास रेसिस्टेंस भी होता है, वोल्टेज भी होता है और उसमें करंट बह रही होती है, उसको बोलते हैं सर्किट। तो सर्किट में हमारे पास मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने माना कि हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, R1 रेसिस्टेंस है। R1 वगैरह नहीं मानते हैं अपन, ऐसे मान के चलते हैं 3 ओम का एक रेसिस्टेंस है और एक जो है हमारे पास 4 ओम का रेसिस्टेंस है और एक जो है हमारे पास, इसको मान लो 5 ओम का रेसिस्टेंस है। वी हैव 3 रेसिस्टेंस, 5 4 9 10 11 12। हमारे पास कितने रेसिस्टेंस है? 3 रेसिस्टेंस है। एक 3 ओम का है, एक 4 ओम का है और एक 5 ओम का है। जिस सेल के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है ना बच्चों, उस सेल का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एक तरह से आप बोल सकते हो उसका जो विभव है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ज्वाइन होंगे कुछ तो देख सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं अपन विभव बोलते हैं पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल इसको हमने बोल दिया कि 24 वोल्ट है। कितने वोल्ट है बच्चों? 24 वोल्ट हमारे पास विभव है। और ये बहुत ही बेसिक सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप जरा ध्यान से। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक में सबसे पहले बच्चों इस सवाल में हमसे पूछा गया था कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन सर्किट। इस सर्किट में कितनी धारा बह रही है, यानी कितनी करंट जो होगी वो बह रही होगी। मैं अपने बहुत पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूं, करंट जो होती है वो हमेशा बड़े डंडे से निकलती है। जिनको नहीं पता है अभी भी देख सकते हैं। करंट जो होती है वो हमेशा बड़े डंडे से निकलती है, यानी हमारे पास ये बड़ा डंडा है, यानी ये पॉजिटिव हो गया है। इससे हमारे पास क्या निकल रही होगी? करंट निकल रही होगी। करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलती है, यानी इस डंडे से निकल रही होगी, तो ये डंडे से करंट ऐसे जा रही होगी। समझ रहे हो बात को? करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलती है, इस बात को याद करिए। करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलती है और उस बड़े डंडे को अपन प्लस से डिनोट कर रहे होते हैं। फिर जब अपन सर्किट में चल रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किट में कैसे चलते हैं। क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन में सर्किल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपन करंट की डायरेक्शन से देखते हैं। जब करंट की दिशा के अनुसार चल रहे होते तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कुछ समझ में आया? जब हम सर्किट में चलते हैं तो प्लस माइनस करके चलते हैं। कैसे चलते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं आ रहा तो नहीं करते हैं प्लस माइनस। अगर रेसिस्टेंस आ रहा है तो उसके क्रॉस प्लस माइनस और प्लस माइनस करके चल रहे होते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी। अब इसमें हमसे ये पूछा गया है, पहला सवाल ये पूछ रहा है हमसे, फाइंड आई। हमसे टोटल करंट पूछ रहा है, आई टोटल पूछ रहा है जो सर्किट में बह रही होगी। तो क्या आपको एक बात पता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो था हमारे पास, इस करंट के सवालों में ज्यादातर ओम लॉ का फॉर्मूला लगता है, जो होता है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है? V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बच्चों? आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। यहां पे आपके पास, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, यहां पे आपके पास क्या क्या आपको पता है। पहले आप ये बताएं इस सवाल में कि आपको क्या क्या पता है। आई पता है? नहीं पता है। आई तो पता करना है। V कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, 24 लिख दो। आई पता करना है। अब R है, यदि हमें पूरी सर्किट का निकालना है करंट तो R टोटल ना लिखना पड़ेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज में जब कभी भी रेसिस्टेंस लगे हुए होते हैं तो सीरीज में आर टोटल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। उस हिसाब से हमारे पास जो आर टोटल आएगा यहाँ पे वो आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी 5 4 9 10 11 12, यानी आई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 24/12
ठीक है ना। आई बराबर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 2 एम्पियर आ गया। बहुत ही आसान सवाल था ये, हमारे 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है। कुछ नहीं करना था, केवल और केवल ओम लॉ को अप्लाई करके V इज इक्वल टू आई, आर को अप्लाई करके आर टोटल की वैल्यू लिख करके हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने सर्किट में करंट की वैल्यू निकाल ली। अगर आपसे पूछता है कि इस वाले पर करंट कितना होगा, तो आप जानते हो जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने बताया था कि जब ये करंट, अगर इससे मार्कर देना आकाश, जब इससे करंट जा रहा है तो इससे भी उतना ही करंट जाएगा, इससे भी उतना ही करंट जाएगा और इससे भी उतना ही करंट जाएगा। तीनों जने से करंट तो सेम ही जा रही होगी। और इसमें सीरीज के दौरान क्या होता था बच्चों, पोटेंशियल अलग अलग आता था। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 आता था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 आता था और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 आता था। पोटेंशियल अलग अलग आता था। तो पेपर वाला हमसे ये भी, करंट तो हमसे साथ साथ हमसे पूछ ही लिया, पेपर वाला हमसे ये भी पूछ सकता है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है V1 है, वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो, जिस भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस, सुनना जरा ध्यान से, जिस भी प्रतिरोधक के अक्रॉस हमसे विभव पूछा जाएगा, यानी कि जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमसे पोटेंशियल पूछा जाएगा, उस रेसिस्टेंस पर हम ओम लॉ लगा देंगे। क्या कर देंगे, उस रेसिस्टेंस पर हम ओम लॉ लगा देंगे। तो इस रेसिस्टेंस पर यदि मान लो मैं ओम लॉ लगाता हूं, तो V इज इक्वल टू, V इसकी वैल्यू निकालनी है V1, और I जो है इसका I कितना है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसका I बताओ आप एक बार मेरे से। तो इसका I कितना होगा, I कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 एम्पियर, पूरी सर्किट का जितना उतना ही इसका I होगा। और इसका R हमें पता है 3, तो इसी हिसाब से इसका जो V आ गया वो आ गया 6 वोल्टेज। समझ में आया कि नहीं आया। V1 निकालने को यदि बोलता है पेपर वाला, यदि हमसे ये बोलता है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर पता कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस पता कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल पूछता है उसके अक्रॉस ओम लॉ को अप्लाई कर देना है। इसके अक्रॉस पूछता है तो V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 4 है, तो 4 2 8 हो जाता है। समझ में आ रहा है बात। तो जिसके अक्रॉस आपसे पोटेंशियल पूछा जाएगा, उसके अक्रॉस आपको ओम लॉ को अप्लाई करना है, और ओम लॉ को ही अप्लाई करके आपको पूरी सर्किट का करंट भी निकालना है। आई थिंक यहां तक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इट वॉज द बेसिक क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, 10th में भी पूछा जा सकता है और 12th में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। टेक स्क्रीनशॉट आकाश, स्क्रीनशॉट। ठीक है ना। चलिए अब अपन मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करेंगे अभी तो सिंपल सिंपल कर रहे हैं सवाल। तो पहले मैं सिंपल की बात ही कर लेता हूं कि मुझे आर टोटल की वैल्यू निकालना है। सवाल वाला जो होता है, करंट के जो सवाल आते हैं पेपर में एक्चुअली बोर्ड लेवल पे, वो ये आते हैं बच्चों कि या तो आपसे करंट की वैल्यू पूछता है सर्किट में, या तो आपसे आर टोटल की वैल्यू पूछता है सर्किट में, या तो किसी पोटेंशियल के अक्रॉस आपके मतलब किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल पूछता है। इन सभी चीजों के लिए आपको रेसिस्टेंस का आर टोटल निकालना आना चाहिए और आपको ओम लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए कुछ सवाल करते हैं आर टोटल की, जो अपने पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, 10th और 12th वाले दोनों। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि हमारे पास 3 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। कितने रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, एक रेसिस्टेंस ये हो गया, इसको आप बोल सकते हैं ये 2 ओम का दिया हुआ है, और आपके पास ये रेसिस्टेंस एक हो गया 3 ओम का दिया हुआ है, 3 ओम, ओम ही ना लिखते हैं। और एक रेसिस्टेंस हमारे पास, एक रेसिस्टेंस यहां पे बना दो, एक रेसिस्टेंस हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये 3 ओम का, ये 2 ओम का और ये 5 ओम का दिया हुआ है। क्या समझ में आया। वी हैव अ गिवन 3 रेसिस्टेंस, हमारे पास 3 प्रतिरोधक दिए हुए हैं, एक 2 ओम है और एक 3 ओम और एक 5 ओम दिया हुआ है। इन सबको मैंने एक उससे कनेक्ट कर दिया है, एक सेल से कनेक्ट किया है, जिसका जो हमारे पास वो है क्या बोलते हैं वोल्टेज है, वो दिया है, मान के चलो फॉर एग्जांपल मान लो 10 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। ये सर्किट बनी हुई है, ये पेपर में आ चुका है, अभी 12th क्लास के पेपर में आया था 2020 में, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक 2 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है और एक 3 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है और एक यहाँ 5 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि भैया सर्किट का जो आई टोटल होगा, हालांकि प्लस से करंट निकला, यहां से करंट इधर जाएगा, यहां 2 भागों में बढ़ जाएगा I1 और I2,
दो भागों में करंट बटेगा कि नहीं बटेगा, बोलो ना यस और नो। उसमें हमारे पास सीरीज में डायरेक्टली पूरा आई करंट बह रहा था, इसमें दो भागों में करंट बटेगा, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा। तो पेपर वाले ने हमसे ये पूछा था कि पहले तो आप आई टोटल बताओ। चलिए एक एक करके अपन निकालते हैं। तो आई टोटल को निकालने के लिए बच्चों, जब हमें आई टोटल निकालना है तो ओम लॉ को अप्लाई करेंगे। जो ओम लॉ होता है वो V इज इक्वल टू आई आर टोटल होता है। यानी कि अगर आपको सर्किट का आई टोटल निकालना है तो पहले तो आपको आर टोटल निकालना आना चाहिए, और आर टोटल निकालने के लिए हम करने वाले हैं फॉर्मूलों का इस्तेमाल। तो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करने के लिए पहले क्या होता है ना, ऊपर से सॉल्व करना चालू करो आप। पहले इसको और इसको देखो, इन दोनों जने को देखोगे आप तो ये सब हमारे पास एक सीरीज में है, पूरी प्रॉपर सीरीज में है। ये जो I1 करंट जा रहा होगा वो इसमें भी जा रहा होगा, इसमें भी जा रहा होगा। तो ये दोनों किसमें हो गए, 3 और 5। जरा ध्यान से देखना, 3 और 5 किसमें दिए हुए हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में दिए हुए हैं। अब जब 3 और 5 को मिला करके मैं एक रेसिस्टेंस बना दूंगा, और ये रेसिस्टेंस वो और वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, बोलो ना यस और नो। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये दोनों रेसिस्टेंस किसमें दिए हुए थे, आपस में एक दूसरे के सीरीज में दिए हुए हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करने से आर इक्विवेलेंट आएगा तो ये और इसका संबंध जो होगा वो दोनों पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन क्या करते हैं कि ये इसको बोल देते हैं, इसका जो टोटल आता है आर इक्विवेलेंट आता है उसको बोल देते हैं अपन आर डैश बोलते हैं। तो आर डैश की जो वैल्यू आएगी, सीरीज में है चूंकि, तो सीरीज का फॉर्मूला अपने को पता है कि 3 + 5 हो जाएगा, क्योंकि R1 + R2 होता है तो 5 3 8 ओम आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये आर डैश की वैल्यू आई है। सर्किट को रीजनरेट करके हमेशा पेपर में बनाना है अपने को ताकि मार्क्स अच्छे मिले। तो रीजनरेट करके जब मैंने बनाया इस सर्किट को तो मुझे ये पता चला 2 ओम तो यहां था, और यहां पे जो मेरे पास आ गया है वो कितना आ गया है, 8 ओम आ गया है। बोलो ऐसा और नो। यहां पे हमने क्या किया है कि इसको, ये दिखाई दे रहा है ऊपर, इसको मैंने क्या किया, 3 और 5 का आर इक्विवेलेंट निकाल करके मैंने 8 कर दिया है, और 2 तो था ही सही। ये दोनों आपस में अब पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो अगर अपने को पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी हमारे पास, पैरेलल में फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह लेना आता होगा आपको, इसका एलसीएम 16 आ गया तो 2 इधर आ गया और 8 इधर आ जाएगा, 2 8 16 तो 8 आ गया। 10/16 जो आ गया हमारे पास, 1/R इक्विवेलेंट आया है। क्या है, 1/R इक्विवेलेंट आया है। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 16/10, यानी 16/10 आ गई। इज दैट क्लियर। यहां तक कोई आपको समस्या हो तो आप बता सकते हैं। कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे ओम लॉ लगाना है, मुझे सर्किट का पूरे करंट निकालना है, इसीलिए पूरी सर्किट का करंट निकालने के लिए मैं पहले आर टोटल निकाल रहा हूं। और आर टोटल निकालने के लिए पहले मुझे इसका टोटल निकालना पड़ा, तो 8 आ गया। फिर इसके साथ हमारे पास पैरेलली अटैच्ड है तो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा करके मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। ठीक है, जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 16/10 आ गई, यानी टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस आ गया वो इतना आ गया। अब करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई आर, ओम लॉ को अप्लाई कर देंगे, आर टोटल होगा यहाँ पे। तो V जो दिया हुआ है हमारे पास 10 वोल्ट दिया हुआ है, I निकालना है, आर टोटल की वैल्यू कितनी है, 16/10 आई है। तो यहां से हमारे पास बच्चों आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 100/16 आ जाएगी एम्पियर में। मेरे हिसाब से यहां तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, इसको और इसका इस्तेमाल करके आर टोटल की वैल्यू सीरीज में निकाली है, यहां लिख दिया रीजनरेट करके। फिर इन दोनों पैरेलल में थे तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा करके आर टोटल की वैल्यू निकाला हूं, और ओम लॉ लगाने के लिए V इज इक्वल टू आई आर टोटल होता है, तो आर टोटल की वैल्यू रख करके मैंने पूरे सर्किट का आई निकाल लिया। मान लो फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, उसने ये पूछा कि 3 ओम में कितना करंट बह रहा है, कितने में, 3 ओम में कितना करंट बह रहा है, या कि 5 ओम में कितना करंट बह रहा है। तो बच्चों याद रखना है अपने को कि इसमें जितना करंट 3 ओम में सीरीज में करंट सेम होता है, तो 3 ओम का करंट और 5 ओम का करंट बराबर होगा, और 2 ओम का करंट अलग होगा। अब हम निकालने वाले हैं कि भैया इसमें 3 ओम और 5 ओम से कितना करंट इधर साइड गुजर, I1 इधर कितना जा रहा है और इधर कितना जा रहा है, समझ रहे हो बात को।
इसमें कितना करंट बह रहा है और इसमें कितना करंट बह रहा है, समझना ध्यान से। इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है और इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, इसको निकालने वाले हैं। इसके पहले आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब ये इस आई को लिखे रहने देना थोड़ा, इस आई को जरूरत पड़ेगी अपने को अभी, इस आई की अपने को अभी जरूरत पड़ेगी। हमने क्या किया, इसे 10 वोल्ट का बना दिया, ठीक है ना। जो समझ में नहीं आएगा आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर मैं क्लास में एक बार वापस से कर दूंगा, ठीक है ना, मगर प्रोवाइडेड आपने इसको किया हो अच्छे से। तो आई इसकी हमने पता कर ली। अब इसका करंट निकालना है, ध्यान देना जरा जरा से अच्छे से ध्यान देना। जो हमारे पास करंट होता है V इज इक्वल टू आई आर, ओम लॉ से I की वैल्यू यदि निकालनी होती है तो वो V बाय आर होता है। क्या होता है बच्चों, V बाय आर होता है। I की वैल्यू यदि आपको निकालनी होती है तो क्या होता है, वो V बाय आर होता है। यानी कि I जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है, R के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है। अच्छा, अगर आप बात करोगे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, यानी इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है और 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल है, V तो सेम ही है ना। इसके अक्रॉस मान लो A है और B है, तो VA माइनस BB यदि इसके अक्रॉस है तो VA माइनस BB इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल है, यानी V सेम है, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ गई है। यानी कि अगर मुझे I1 निकालना होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R1 के आएगा। तो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिएगा, अगर मुझे I1 निकालना है, बहुत आसान से करूंगा मैं, I1 निकालना है, देखो सुनना जरा ध्यान से। यदि मुझे I1 निकालना होगा ना, जिसमें करंट निकालना होगा, सुनना, जिसमें करंट निकालना होगा, इसमें करंट निकालना है, इस सर्किट में करंट निकालना है, लाल वाली सर्किट पे करंट निकालना है, तो पहले ऊपर साइड क्या करना है, मुझे नीचे वाले का रेसिस्टेंस लिखना है। सुन रहे हो ध्यान से, जब भी मुझे I1 का निकालना होगा यानी ऊपर वाले का निकालना होगा तो हमें नीचे वाले का रेसिस्टेंस जो होगा उसे ऊपर रखना है, यानी 2 ओम ऊपर रखो, ठीक है ना। और नीचे साइड क्या रखना है, दोनों का समीशन, यानी दोनों का R टोटल की वैल्यू आई थी 16/10। ये बात समझ में आई, R टोटल की वैल्यू 16/10 और मल्टीप्लाई कर दिया करो आप, कितना करंट है आपके पास, टोटल करंट I टोटल। समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझे एक बार मैं वापस समझाता हूं, सुनना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको इस थोड़ा। क्या होता है बच्चों, जिस सर्किट में मुझे धारा की वैल्यू निकालनी होती है उस सर्किट के सामने वाले सर्किट के रेसिस्टेंस को ऊपर लिखो और नीचे क्या करो कि दोनों के रेसिस्टेंस के समीशन को लिखो और मल्टीप्लाई बाय आई टोटल कर दो। इससे मिल जाएगा आपको ऊपर वाली सर्किट का करंट। अगर आपको I2 जनरलाइज फॉर्मूला, चलो मैं लिख देता हूं, पहले जनरलाइज फॉर्मूला लिख देता हूं। किसी का भी I निकालना होगा, अगर I1 निकालना है तो ऊपर साइड क्या करेंगे, R2 यानी नीचे वाले का रेसिस्टेंस R2 का, और नीचे साइड R1 प्लस R2 दोनों का रेसिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय I टोटल, ठीक है ना। हालांकि दिस फॉर्मूला इज नॉट इन 10th क्लास, बट 10th क्लास में ये ट्रिक लगा करके बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, बता ही दिया हूँ। और 12th क्लास वाले बच्चे इस ट्रिक को अपना, इस फॉर्मूले को अपना करके अप्लाई करके इस सर्किट में करंट निकालते हैं और इस सर्किट में करंट निकाल सकते हैं। रेयर केस में पूछा जाता है, ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी अपने को याद रखना है कैसे निकालते हैं। अगर मुझे I1 निकालना है यानी इस सर्किट का करंट निकालना है तो ऊपर इसका रेसिस्टेंस लिखेंगे और नीचे दोनों का रेसिस्टेंस का R टोटल लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, I टोटल, सॉरी मल्टीप्लाई बाय I टोटल कर देंगे। समझ में आ रहा है कुछ क्या किया हूं मैं। मुझे अगर I1 निकालना होगा तो, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ ये R1 प्लस R2 लिखते हैं, यहाँ R टोटल नहीं आता बच्चों, R टोटल नहीं आता, R1 प्लस R2 आता है। क्या आता है, R1 प्लस R2 आता है, विच मीन हमारे पास ऊपर साइड जो सीरीज में थे तो 5 3 8 आया था और नीचे साइड हमारे पास 2 था, तो R1 प्लस R2 इस तरह लिखेंगे ना। R1 प्लस R2 ना होता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2 ना होता है, ठीक है ना। वो गलती से मैंने बोल दिया था, यहाँ पे R इक्विवेलेंट नहीं लिखते बच्चों, R1 प्लस R2 ही लिखते हैं। R1 प्लस R2 का मतलब हो गया कि इसका जो R था वो 8 आया था और इसका 2 दिया हुआ है तो 8 प्लस 2 ही लिखेंगे। समझ में आ गया,
चलो इसको मैं थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करके एक बार और समझाता हूँ, इसको वापस से अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आई गई होगी आपको। इस फॉर्मूले को एक बार मैं वापस से रीजनरेट करके समझाता हूँ। देखिएगा, जब भी मुझे क्या होता है, जिस सर्किट पे करंट निकालना होता है उसके सामने वाली सर्किट का, जैसे I1 निकालना है, जिस सर्किट में करंट निकालना होगा उसके सामने वाली सर्किट का रेसिस्टेंस ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, दोनों सर्किट के दोनों वाली सर्किट के दोनों, जैसे ऊपर वाले का R1 जो है वो लिखेंगे और R2 जो है उसको नीचे वाले का वो, और इधर साइड I टोटल कर देंगे। समझ में आई बात। और अगर मुझे I2 निकालना होगा, I2 मतलब इस पे करंट निकालना होगा, जिस पे करंट निकालना होता है उसके सामने वाले को ऊपर लिखते हैं, यानी उसके सामने वाला 8 है तो 8 को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करते हैं, दोनों का समीशन लिखते हैं, यानी 8 2 10 ही होगा, यहाँ पे 2 और 8 8 2 10 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं आई टोटल। और आई टोटल आपने निकालना यहां से सीखा था, यानी कुल मिलाकर के सबसे पहले आपको आई टोटल निकालना पड़ेगा। और आई टोटल निकालने के लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट और इसमें अंतर होता है, यहाँ R1 प्लस R2 लिखते हैं और इक्विवेलेंट अलग चीज है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में हमने 3 चीजें निकाली। पहले तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, ये सीरीज में थे तो सीरीज को पहले हमने कंबाइन करके एक रेसिस्टेंस बनाया, फिर वो दोनों पैरेलल हो गए तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर आई इक्विवेलेंट निकाल लिया ओम लॉ का इस्तेमाल करके। इसमें करंट निकालना था तो ऊपर इसका रेसिस्टेंस और नीचे इसका और इसका समीशन मल्टीप्लाई बाय आई टोटल। इस पे करंट निकालना था तो ऊपर वाले का रेसिस्टेंस, फिर नीचे दोनों का समीशन और मल्टीप्लाई बाय आई टोटल। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अपन अब थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन आर टोटल निकालना है अपने को। माना कि यहां से आई करंट जा रही है और हमारे पास यहाँ पे एक रेसिस्टेंस R1 दिया हुआ है और हमारे पास ये रेसिस्टेंस R2 दिया हुआ है और ये रेसिस्टेंस हमारे पास R3 दिया हुआ है। क्या आपको जानकारी के लिए बता देता, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। R1 की जो वैल्यू है 2 ओम है, इसकी 3 ओम है और इसकी भी हमारे पास 3 ओम है। ठीक है ना, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 3 ओम है। इसको 4 ओम कर लो, अलग अलग कर लो सबको, 4 ओम है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 3 ओम का वापस से लगा दिया। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब मैंने 3 ओम लगा दिया है, फिर इसके बाद मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और बैटरी की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का है। और आपसे वापस से यही पूछा चीज बच्चों कि बताओ आई की वैल्यू कितनी होगी, करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई टोटल की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको ये सब पता है, इतने सारे अभी 2 क्वेश्चन देखा हमने, ओम लॉ का इस्तेमाल करते हैं आई निकालने के लिए, उसके पहले आर टोटल की जरूरत पड़ती है। अब आर टोटल की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब होगा कि पहले ये तीनों 1 2 3 ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल को सॉल्व करके इसको एक बना लेते हैं। फिर इसके बाद वो इसका जो आएगा, इन तीनों को सॉल्व करके पहले हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं। ये एक बन जाएगा और ये बन जाएंगे, यानी 2 रेसिस्टेंस हो जाएंगे जो कि दोनों सीरीज में होंगे। तो ये तीनों किसमें है बताओ, पहले पैरेलल में है कि नहीं है। तो पहले इसका आर टोटल इसका निकालो। तो जब इसका आर टोटल निकालोगे 1/r डैश निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। जब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 और 2, तो इसका 1 आएगा, सॉरी। तो इधर से फिर से 2 जा रहा है, फिर 3 3 6 12 आ रहा है अपने पास एलसीएम। तो 2 6 12 तो 6 प्लस 3 चौको 12 4 प्लस 4 3 12 3। तो यहाँ से आ गया 6 4 10 3 13 13/12। ये हमारे पास आ गया आर डैश की वैल्यू। यानी यहाँ से अगर अपन आर डैश की वैल्यू बात करेंगे तो कितनी आ रही है, 12/3 आ रही है। उल्टा कर देंगे ना 1/r डैश है तो आर डैश की वैल्यू 12/13। यानी इसका जो हमारे पास आ रहा है, इसका जो आर टोटल आ रहा है वो 12/13 ओम आ रहा है। और सीरीज में हमारे पास 3 ओम और दिया हुआ है। ये सब पैरेलल में थे तो इसका आर टोटल निकाल लिया हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगा करके। अब ये वाला जो इसका आया है और ये दोनों सीरीज में है तो लास्ट में लिखेंगे आर टोटल बराबर आ जाएगा अपने पास 12/13 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से 39 होता है, 39 प्लस 12 कर देंगे तो 9 10 11 1 1 3 4 5 51 है ना। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा 51/13। यानी हमारे पास आर टोटल की बच्चों वैल्यू ये आ गई
किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया है, इन तीनों हमारे पास पैरेलल में थे तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व किया, फिर इसके बाद ये आ गया, और वो सीरीज में थे, सीरीज का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लिया। अब V इज इक्वल टू आई आर, ओम लॉ का इस्तेमाल करके अपन R की वैल्यू इसे पुट कर देंगे, और I की वैल्यू अपने को निकालना है, और V की वैल्यू अपने पास 10 दी हुई है, और I की वैल्यू निकालना है। R की वैल्यू 51/13 आ गई है, तो यहां से I की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 130/51 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। विदाउट यूनिट आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। यदि आपने यूनिट नहीं लिखी है किसी भी चीज की, रेजिस्टेंस को ओम में नहीं लिखा, करंट को एम्पियर में नहीं लिखा, तो आपका 1 मार्क्स कटना तय है। तो ठीक है ना, ये वाला सवाल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूलाज लगाए हैं, जिसकी मदद से हमने क्या किया है कि इसमें करंट की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, चलो अब एक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। पावर का जो फॉर्मूला शायद मैंने लेक्चर में नहीं इसको मेंशन किया था, मैं सोचा सवाल के साथ करा दूंगा। 10th में भी है एक्चुअली ये, और अपनी 12th में भी है। तो चलो पावर का फटाक से एक आइडिया, स्मॉल आइडिया दे देता हूँ। पावर क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। और अगर ओम लॉ के नियम के अनुसार अपन बात करते हैं तो पावर इज इक्वल टू वी आई आता है। क्या आता है बच्चों, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। पावर इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, पावर इज इक्वल टू वी आई आता है। पावर इज इक्वल टू क्या आता है, वी आई। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम तो हो ही गया। वर्क डन की इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और टाइम की सेकंड होती है, जूल पर सेकंड हो गई है। और पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, इसको याद करना है। 12वीं वाले बच्चे ध्यान से याद कर लो, और 10वीं वाले भी पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। अच्छा, ओम लॉ के अनुसार क्या आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर भी होता है, बोलो ना। तो क्या आप V को एलिमिनेट कर सकते हो आई आर से, तो V की जगह आई आर लिख दोगे तो ये आई स्क्वायर आर बन जाएगा। अगर I की जगह V, I की जगह एलिमिनेट कर दे, I बराबर V बाय आर भी तो होता है भाई, I बराबर V बाय आर भी तो होता है भैया। तो I की जगह V बाय आर लिख देते हैं, यहाँ पे I की जगह V बाय आर लिख देंगे तो V स्क्वायर बाय आर बन जाएगा। यानी पावर के 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं हमारे पास। जब कभी भी सवाल में मान लो हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे। मान लो सवाल में हमारे पास करंट नहीं दिया हुआ है, फिर अपन V स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास करंट की वैल्यू नहीं दी हुई है। और मान लो हमारे पास वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, तो फिर इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अगर जिस बच्चे से ओम लॉ पता है और पावर इज इक्वल टू वी आई पता है, तो वो ऐसे एलिमिनेट करके कर सकता है। इसके सवाल बहुत ही इजी आते हैं, कुछ नहीं करता है, अपने को 2 डाटा दे देता है। पे आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करना है। इसके कुछ सिंपल सवाल आते हैं जिसमें हमारे पास मान लो हो सकता है करंट दे दे और रेजिस्टेंस दे दे, पावर पूछ ले। हो सकता है कि वोल्टेज दे दे, रेजिस्टेंस दे दे, पावर पूछ ले। तो केवल और केवल सिंपल सवाल आते हैं जो अपन कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास हीट का। हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। टाइम दिया रहेगा अपने पास, आई भी दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा, अपने को हीट की वैल्यू निकालनी होगी। तो अपन यहाँ से हीट का भी फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्योंकि हीट का भी कभी कभी हमसे पूछा जा सकता है। पावर का तो याद हो गया वी आई होता है, और हीट का आई स्क्वायर आर टी होता है। ये दोनों सवाल पर बेस्ड 10th में ज्यादातर इसके बेस्ड, इस पर बेस्ड सवाल आते हैं, और 12th में भी आते हैं, लेकिन 10th में ज्यादा आता है इसका पावर और हीट पर बेस्ड सवाल। और 12th वाले तो लिख ही लें, क्योंकि उनका तो आ ही सकता है। ठीक है ना, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम सवाल ऐसे करने वाले हैं, 2 सवाल ऐसे करने वाले हैं जो बेस्ड ऑन 12th क्लास हैं। तो 12th क्लास वाले बच्चे उसे तो अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि 10th वाले यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं और लिख सकते हैं कॉपी में, क्योंकि आगे चल के उन्हें कहीं ना कहीं वो फॉर्मूले भी काम आएंगे। ठीक है ना, कल तो पढ़ना ही है, अगर आज एक बार देख लिए तो बाद में हमें दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है ना, मैं एक फॉर्मूले की डिस्कस कर रहा हूँ। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास। उन्होंने रेसिस्टेंस फाइनल की वैल्यू पूछी थी और रेसिस्टेंस इनिशियल की वैल्यू दी हुई थी, और इसका फॉर्मूला याद करना है अल्फा डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू, रटिए इसको मेरे साथ, कि रेसिस्टेंस अगर बाद वाला रेसिस्टेंस निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनिशियल एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, रेसिस्टेंस फाइनल इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस इनिशियल और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पेपर वाले ने क्या किया था, रेसिस्टेंस बाद वाले पहले वाला रेसिस्टेंस हमें
दिया हुआ था। अल्फा की भी वैल्यू हमारे पास, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है जो कि पेपर वाले ने दे दिया था, और टेम्परेचर में चेंज भी उन्होंने दे दिया था, और हमसे आर फाइनल की वैल्यू पूछी थी। तो अपन सारी डाटा को पुट करके निकाल सकते हैं। या हो सकता है कि हमसे ये पेपर वाला ये बोल दे कि बाद वाला, जैसे मान लो पेपर वाला ऐसा बोल दिया कि एट 0 डिग्री सेल्सियस रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 ओम है। फिर बोल दे एट 20 डिग्री सेल्सियस रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी क्वेश्चन मार्क, ऐसा बोल दे। और अल्फा की वैल्यू मान लो दे दिया 3, ऐसा कुछ दे दिया 3 4 जो भी देना है उसको मर्जी पड़े दे, कुछ दे दिया है अपने पास, है ना। तो अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा टी 20 - 0 यानी हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 - 0 20 आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टी। हो सकता है कि वो इसकी वैल्यू भी दे दे, हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ लें, तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू दे दे, और डेल्टा टी की वैल्यू दे दे, अल्फा की वैल्यू पूछ ले। हो सकता है कि इसकी अल्फा की दे दे, डेल्टा टी पूछ ले। तो इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। बहुत से बच्चों से नहीं बना था 2020 में। मान लो यदि किसी बच्चे को ये फॉर्मूला भी याद रहता है, ये लिख देता है, तो उसको 1 मार्क्स तो मिल जाएंगे, और वैल्यू पुट करने, गिवन डाटा लिखने पर भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। सवाल करो या ना करो, फॉर्मूला जरूर अच्छे से याद करना है। रेसिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनिशियल और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब जो सवाल करने वाले हैं अपन, ये 10th वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो स्किप कर सकते हैं इस सवाल को। हालांकि 12th के लिए बहुत ज्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है। व्हीट स्टोन एंड ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज नाम हमने पढ़ा था। व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित सवाल है, बहुत ही आसान है, आप बहुत फास्टली कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा आपको, देखिएगा एकदम चुटकी में आप मन में सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। मन में कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ पे अपने को बैटरी कनेक्ट कर दिया है इन्होंने, बैटरी कनेक्ट कर दिया है। मान लो कितने भी वोल्ट की, V वोल्ट की बैटरी है। इसको मान लो उन्होंने 3 ओम दे दिया, इसको मान लो उन्होंने 4 ओम दे दिया, इसको मान लो 5 ओम दे दिया, इसको मान लो X कर दिया। बताओ इसकी वैल्यू बताओ जी। गाल्वेनोमीटर लगा दिया है। हम जानते हैं कि जो हमारे अब बोल रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम कर रहा है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं भैया कि जब कभी भी व्हीट स्टोन ब्रिज होता है और इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, तो उसमें एक रिलेशन होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल, ऐसे पढ़े थे ना, याद करो, P/Q इज इक्वल टू R/S। ये तो फॉर्मूला व्हीट स्टोन ब्रिज का हमने याद किया था, यानी कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होता है भैया। ये तो आप डेरिवेशन में बताए थे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डेरिवेशन बताए थे तो कर दो ना इसको। 3/4 बराबर 5/x। x की वैल्यू बच्चों निकालनी है, तो 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 5 और 3x हो जाएगा इधर साइड। x की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 × 20/3, यानी कि हमें ओम रेसिस्टेंस मिल गया। फिर कह रहा हूँ यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बहुत ही सिंपल सवाल था जो कि पूछा गया था या पूछा जा सकता है आपके में। कुछ नहीं करना है, R1/R2 इज इक्वल टू P/Q इज इक्वल टू R/S। भैया ये आप पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। हमने करंट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज किए, और भी हम कुछ पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, जिसमें हम वॉल्यूम को कंजर्व रखते रहे हैं, A1 L1 बराबर A2 L2 वगैरह करके, और एक एरर वाला भी हमने किया था, यानी कि हमने 2 ठो उधर साइड करे थे जो वॉल्यूम कंजर्वेशन पर बेस्ड थे, एक एरर पर बेस्ड था, और कुछ सवाल आज कर लिए, यानी 7-8 सवाल जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पेपर में आना कन्फर्म है क्वेश्चन, चाहे आप लिख के ले लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।